हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं 12वीं क्लास के लिए एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम लोग जानेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। हम लोग जानेंगे बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में। और ये बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली बात किसकी करता है, तो ये बात करता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग अ कंडक्टर, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस नियम को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट 3 तरह के प्रभाव उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रिक करंट 3 तरह के प्रभाव प्रदर्शित करता है और इसका सबसे पहला प्रभाव होता है हीटिंग इफेक्ट। इसको हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में यह बताया जाता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी भी विद्युत उपकरण से जब धारा प्रवाहित होती है, तो वह जो तार होता है, वह जो चालक होता है, वो गर्म हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे हीटर होता है, जैसे हमारा ये पानी गर्म करने वाला थर्मिस्टर होता है। तो ये सब जो भी है, या आयरन करने वाला, हमारे कपड़ों का आयरन करने के लिए, इस्त्री करने के लिए जो लोहे का आयरन बना होता है, वो जो ये सब हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करने वाले युक्ति होती है। दूसरा होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया जाता है कि जब किसी पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह पदार्थ अपने अवयवी तत्वों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। केमिकल इफेक्ट इसे कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो सोडियम अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। 1820 ईस्वी में ऑस्टेड नामक एक वैज्ञानिक ने यह देखा था, यह बताया था पहली बार कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उससे पहले यह मान्यता थी कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ चुंबक के कारण होता है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1820 में ऑस्टेड ने यह देखा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक तार से धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। 10th क्लास में आप सभी ने इस प्रयोग को पढ़ा होगा और मे भी आपने एक्सपेरिमेंट को भी करके देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो हम अपने वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इसके एक्सपेरिमेंट को डालेंगे, आप जरूर देखिएगा। तो 1820 ईस्वी में यह तो बात पता चल गई कि चालक तार से धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि चुंबकीय क्षेत्र तो एक सदिश राशि है, तो अगर यह सदिश राशि है तो इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो प्रश्न आया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र, कोई चालक तार कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, क्या यह छोटा होगा, यह बड़ा होगा, या बहुत बड़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि ऑस्टेड अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को साबित करने में सफल नहीं रहे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, इस एक एक्सपेरिमेंट को साबित होने में पूरे 100 वर्ष लगे। है ना आश्चर्यजनक बात, पूरे 100 वर्ष लगे। और 100 वर्ष बाद 1920 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, बायोट, शवाट और एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे, नाम था उनका लप्लास। इन तीनों लोगों ने एक चालक के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने में सफलता पाई, और उसी को हम लोग जानते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर, या इसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आज उसी नियम को हम लोग देखेंगे। आइए उस नियम को हम लोग यहां पे देखते हैं। यह हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर से इस डायरेक्शन में आई धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। पहले एक बात आप समझ ले, बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा हम एक करंट कैरिंग वायर के कारण विद्युत धारा का मान
एक करंट कैरिंग वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बायो-सावर्ट के इस समीकरण से अगर हम चाहें कि इस पूरे लंबे तार के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो वो ज्ञात नहीं हो पाता है। इसमें उन लोगों ने असमर्थता जाहिर की कि नहीं, इस पूरे वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा? तो उन्होंने क्या किया कि एक अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के एक छोटे से भाग अल्पांश, इसको हम लोग एक छोटा अल्पांश मानते हैं, जिसकी लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे? डीएल मानेंगे। और डीएल जो होगा वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा। और इस डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इस धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में होगी। यानी इस डीएल का डायरेक्शन और इस आइस का डायरेक्शन जो होगा ये ऊपर की ओर होगा। और चूंकि इस धारावाही चालक के कारण और इस धारावाही चालक के इस अल्पांश डीएल के कारण हमें अगर इस पॉइंट पे इतनी दूरी पे यहां पे आर दूरी पर कोई बिंदु हम यहां पर पी ले लें और इस बिंदु पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो यहां पे इसका मान ज्ञात करना संभव हो सकता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यह दूरी यहां से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है। और इसके बीच का कोण जो है वो यहां पे थीटा है। अब यहां से इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके इस धारावाही चालक के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि हमारे लिए डीएल जो है वो बहुत छोटा है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत छोटा ही होगा। और बाद में पूरा निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आसानी से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाता है। यहां एक विशेष बात यह ध्यान रखना है कि जब इस धारावाही चालक में धारा का प्रवाह ऊपर की ओर हो रहा है तो यहां पे अगर हम अपने दक्षिण हस्त नियम का यूज करें तो यहां से अंगूठा को धारा के दिशा में रखकर अगर उंगलियों को हम इस प्रकार कर्ल करें तो हम यहां से देख रहे हैं कि उंगलियां हमारी अंदर की ओर जा रही हैं। इसका मतलब कि यहां इस एरिया में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। और यहां से ऐसे अगर घुमाएंगे तो यहां उंगली हमारी बाहर तरफ आ रही है, तो यहां पे इस एरिया में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। स्पष्ट बात है कि इस एरिया में यानी यहां बिंदु P के पास या इस पूरे एरिया में उंगली हमारी अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा। और यहां से बाहर निकल रही है तो यहां से जो होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर और चित्र को आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो अब हम आसानी से यहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार पहली बात यह कही जाती है कि इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है यह प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। यह ध्यान रखना है कि चूंकि यह चालक की लंबाई अल्पांश ली गई है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी हमारा छोटा ही होगा। तो पहला इक्वेशन आएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब भी होगा कि I का मान बढ़ेगा तो dB का मान हमारा बढ़ेगा। दूसरी बात यह कही गई कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान dB चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसका मतलब dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dL। तीसरी बात यह कही गई कि dB जो होगा वो इस अल्पांश की लंबाई और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच के बने कोण की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होगा। dB समानुपाती साइन थीटा, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। और चौथा इक्वेशन ये कहा गया कि यह जो dB होगा यह dB ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस dl और इस बिंदु के बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी 1/r स्क्वायर के। ये समीकरण हमारा हो गया 4। स्पष्ट है कि किसी धारावाही चालक के कारण उसके अल्पांश के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उससे प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती, उस चालक के लंबाई के अल्पांश के समानुपाती, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच के बने कोण के ज्या के समानुपाती और उस बिंदु और उस अल्पांश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यदि इन चारों समीकरणों को एक साथ मिला दिया जाए, यहां हम लिखें
समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को मिलाने पर तो यहां से अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास आएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL इंटू साइन थीटा और बटा R स्क्वायर। आपको ये पता है कि जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो इसके बदले में कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो यहां हम लिखें कि dB बराबर K इंटू I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और चूंकि SI यूनिट में K बराबर यहां होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। SI यूनिट में यहां होता है K बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, और जब इस मान को हम यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू I इंटू DL इंटू साइन थीटा और बटे R स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, इसी इक्वेशन को हम लोग बायो-सावर्त का समीकरण के नाम से जानते हैं। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि म्यू नॉट निर्वात या हवा की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, और SI यूनिट में म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। इसे हम लोग अगर इसी को केवल म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का मान डायरेक्ट रखें तो वो होता है 10⁻⁷। बहुत छोटा मान होता है, और मिला जुला कर आप ये देख रहे हैं कुछ ये कूलाम के नियम जैसा मिल रहा है। कूलाम के नियम में K का मान जो आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक बात यहां ध्यान रखेंगे कि चूंकि ये जो dB है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो इसे हम लोग सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब इसको, चूंकि हमारा dB जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, सदिश है, तो इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे तो ये लिखाएगा वेक्टर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां से हम क्या करेंगे, I को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि I इंटू DL इंटू साइन थीटा है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो I तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी DL के साथ कोई वेक्टर है हमारा, तो यहां पे हम लिखेंगे I को यहां बाहर निकाल लेंगे। I ये वेक्टर हो जाएगा DL क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि D वेक्टर dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब। तो इस प्रकार यहां से आपका ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और यहां स्केलर फॉर्म में हो गया, और ये आपका हो गया बायो-सावर्त का नियम। और इसी नियम के द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से ज्ञात करते हैं। अब ये ध्यान रखना होगा कि जब dB से हम निकालेंगे तो dB का तो छोटा भाग है, क्योंकि ये DL के कारण निकला है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि छोटे भाग का मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक पूरे भाग का चुंबकीय क्षेत्र आसानी से ज्ञात हो जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें और इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स स्वयं तैयार करें।